न्यूगेट पैकेज मैनेजर पे कर लो या पीएम मैनेजर कंसोल पे जाके आप टाइप कर सकते हो microsoft.aspnetcode.identity। और दूसरा, क्योंकि आइडेंटिटी के साथ साथ हमें एंटिटी फ्रेमवर्क कोड भी चाहिए, तो ये identity.entity framework code, एंटिटी फ्रेमवर्क कोड जब आप करोगे तो इसको आप न्यूगेट पैकेज मैनेजर से करना, क्योंकि अभी जब करोगे, अभी हमें ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि 9.0 भी वर्जन आ गया है इसका, ठीक है। वो हम लोग अभी 8.0 यूज कर रहे हैं तो उसके साथ कंपैटिबल नहीं होगा, तो आप इसको टूल्स से करना, न्यूगेट पैकेज मैनेजर पे जाकर, और वो सेलेक्ट कर लेना, वरना ये इंस्टॉल नहीं होगा। पहले इशू नहीं हो रहा था बट अभी आ रहा है क्योंकि अपडेट्स आ गए ना, तो कहीं कहीं कंपैटिबिलिटी का इशू होता है, तो ये सब भी ट्रबल शूटिंग भी हमें पता ही होनी चाहिए। तो आप टूल्स पे जाओगे और न्यूगेट पैकेज मैनेजर, अरे क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जब आप सेलेक्ट करते हो माइक्रोसॉफ्ट, तो इसका करंट वर्जन 9.0 है बट हमें 8 वाला करना है, तो आप नीचे इस पे क्लिक करोगे ना तो 8 वाला वर्जन सिलेक्ट कर लेना, तो पहला लास्ट वाला जो 8 का लेटेस्ट वर्जन होगा वो सिलेक्ट करके इंस्टॉल करना, तो एरर नहीं आएगी। तो ये वाला पैकेज आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है, क्योंकि कंपैटिबिलिटी का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद अगला स्टेप आपको क्या करना है, आपको टेबल्स, कुछ भी यूजर्स वगैरह हमें सेव करने हैं तो हमें टेबल जनरेट करनी है, तो आप अलग से डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल बना सकते हो, या अगर हमने अभी अपना प्रोग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है तो उसमें हमारे एक डेटाबेस है जिसमें हम ऑलरेडी टेबल्स वगैरह बना रहे थे, यूजर की डिटेल्स, स्टूडेंट की डिटेल्स सेव करने के लिए, तो आप मॉडल्स क्लास पे जाओगे और आपकी जो डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, इस डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल में जाकर हम जहां पर एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को हम सिंपल डीबी कॉन्टेक्स्ट से कर रहे थे, इसको आप यहाँ पर ऊपर जाकर ऐड करोगे यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट। हम पहले केवल एंटिटी फ्रेमवर्क कर रहे थे, अब आपको यहाँ ऐड करना है एंटिटी फ्रेमवर्क, identity.entity framework कोड, ये भी ऐड करना है। ये भी ऐड करने के बाद अगला स्टेप आपको करना है आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो अगर मैं एक नए एप्लीकेशन में करूँ ये सारा काम, किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में कर सकते हो या नया भी बना सकते हो। मैं सिर्फ स्टेप्स आपको दिखाने के लिए नया बना रही हूँ, वरना हम पुराने प्रोग्राम में भी कर सकते हैं, वो मैंने किसी और बैच में कर रही थी तो कंप्लीट किया हुआ है वहां पर।
अभी हमने बनाई तो है नहीं, बनाते हैं अभी जाकर डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो हमें एक डीबी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है।
क्या अभी इंस्टॉल नहीं हुए पैकेज? आइडेंटिटी को इंस्टॉल होने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? अच्छा, वही 9 मैंने कहा था ना, इसमें 8 को इंस्टॉल करना है। ठीक है, इसमें खास तौर से ये जो .NET आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी वाले पैकेज को इंस्टॉल करते समय कोर आइडेंटिटी एंटिटी फ्रेमवर्क, यहाँ आपको पैकेज इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है। इंस्टॉल कर लो लेटेस्ट स्टेबल, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसे डीबी कॉन्टेक्स्ट से करने की बजाय हम इसे करेंगे आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट। बाकी आपका ये सेम बनेगा, पब्लिक एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर हम पास करते हैं डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ आपको कुछ नहीं करना। आपको टेबल में जो भी टेबल्स चाहिए वो आप उसका जो भी मॉडल क्लासेस हो, जैसे तुम स्टूडेंट कोर्स व्हाटएवर बना रहे हो, उनका डीबी सेट यहाँ बना दो। अभी मैं ब्लैक कलर पे चल रही हूँ, अभी हम होम कंट्रोलर पे ही चलेंगे। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया क्योंकि मेरे को आपको जस्ट पहले प्रोसेस दिखाना है। इतना करने के बाद आपको करना है पीएम मैनेजर पे जाना है। तो हमारा प्रोग्राम बिल्ड कर लो एक बार, कुछ एरर नहीं होनी चाहिए। रेडी बिल्ड टूल्स, न्यूकिट पैकेज मैनेजर और कंसोल। कंसोल पे जाके आपको डेटाबेस अपडेट करना है, तो ऐड माइग्रेशन या इनिशियल क्रिएट, व्हाटएवर नाम से आप एक क्रिएट कर सकते हो। और हमने कोई क्लास ऐड नहीं करी है, पर इसने अपनी देखो बड़ी सारी टेबल्स बना रहा है, खुद से बना रहा है, क्योंकि आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया। अपडेट डेटाबेस, तो यहाँ पर कोई मॉडल क्लास नहीं क्रिएट करेगा, बट ये आपकी जो डेटाबेस है, डेटाबेस ओह स्पेस, ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कोलन लगा दिया, डबल कोट्स। तो स्पेलिंग मिस्टेक होगी। ट्रस्टेड, हाँ सी रह गया, सी रह गया। एक्चुअली जब अपडेट डेटाबेस करते हो कमांड तब एग्जीक्यूट होता है, पहले तो केवल स्क्रिप्ट जनरेट होती है ना, तो कनेक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा है, तब नहीं मिल रहा तो एरर दे रहा है। मैंने एक डेटाबेस यहाँ पे बोला है किस नाम से, आइडेंटिटी डीबी नाम से मैंने एक डेटाबेस बोला, तो यहाँ एक डेटाबेस बनेगा आपका। और कोई क्लास अभी हमने जनरेट करी नहीं थी, तो और कोई क्लास नहीं बनेगी, जस्ट टू डिस्टिंग्विश की हो क्या रहा है, इसलिए मैंने कोई भी अभी कोई क्लास ऐड नहीं करी है, कुछ भी नहीं करी है। हम लॉगिन होम पर ही ऐड कर चेक कर लेंगे कैसे करना है। तो आपके डेटाबेसेस में आइडेंटिटी डीबी करके एक डेटाबेस बनेगा, और आप देखो यहाँ पर 6 टेबल्स बनती है अपने आप से। इट विल क्रिएट ये दीज टेबल, ASP.NET रोल को क्लेम्स, माइग्रेशन के अलावा यूजर टोकन, यूजर रोल्स, लॉगिन क्लेम्स, रोल क्लेम्स।
ये ASP.NET आइडेंटिटी आपके लिए ऑटो क्रिएटेड टेबल जनरेट करता है। ये टेबल्स क्या है? आइडेंटिटी टेबल्स। इसके अंदर ये जो टेबल्स जनरेट होती हैं, पहली सबसे इंपॉर्टेंट टेबल जो है हमारी वो है ASP.NET यूजर्स। ये टेबल जो है यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, जैसे कि यूजर का नाम, यूजर का ईमेल एड्रेस, पासवर्ड हैश फॉर्मेट में स्टोर करता है, फोन नंबर, और भी इसमें हम अपने कस्टम फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। अगर हमें कुछ अपने फील्ड्स चाहिए तो ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखोगे ASP.NET यूजर्स, दिस इज द टेबल। इनके नाम हम भी चेंज कर सकते हैं, बट उसके लिए एक्स्ट्रा कोडिंग करनी है तो हम उधर जा नहीं रहे अभी। इसमें जो भी एक यूजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है सब आपकी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है, बट आप और एक्स्ट्रा नेम वगैरह क्रिएट करना चाहते हो तो आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये एक टेबल हुई, पहली टेबल। ठीक है, दूसरी टेबल यहाँ पर क्रिएट होती है ASP.NET रोल। ये रोल्स मैनेज करने के लिए, जैसे कि एडमिन, यूजर, कस्टमर, है ना। तो उस तरीके के आपके रोल्स मैनेज करने के लिए वो अपने आप आपको एक टेबल दे रहा है। इसमें आईडी है, नेम है, नॉर्मलाइज नेम है, कॉन्करेंसी स्टेप है। डेटाबेस कॉन्करेंसी सेट करने के लिए कॉन्करेंसी स्टेप, नेम और नॉर्मलाइज नेम में फर्क क्या होता है? ये अपर केस में होता है, वही नाम आपका अपर केस में है कि यूजर आईडी पासवर्ड जैसे भी डालो उसमें आपका पासवर्ड में आपका केस सेंसिटिविटी होती है, लेकिन यूजर नेम्स में केस सेंसिटिव नहीं होता है। तीसरी टेबल बनती है ASP.NET यूजर रोल, क्योंकि एक रोल में मल्टीपल यूजर हो सकते हैं, एक यूजर को मल्टीपल रोल हो सकता है। तो ASP.NET रोल और उसके बीच में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होती है। तो मैनी टू मैनी के लिए एक तीसरी टेबल बनती है जो आईडी और रोल स्टोर करती है। यू कैन सी आपकी जो ASP.NET रोल्स है, ये आपकी 3 टेबल्स है, और ASP.NET यूजर रोल्स ये रही। इसके अंदर जो कॉलम है वो आपके कंबाइंड है ना, दोनों टेबल ये आपकी वो बना रही है, इंडेक्स क्रिएट कर रही है, यूनिक इंडेक्स यूजर रोल्स पे, और यहाँ पे जो है यूनिक की क्रिएट हो रही है। ठीक है, प्राइमरी की जो है वो यूनिक है और फॉरेन की दोनों टेबल्स पे जाकर क्रिएट कर रहा है। ये एक तीसरी टेबल क्रिएट करता है, और फिर ये एक टेबल क्रिएट करता है क्लेम्स। क्लेम्स होता है यूजर के बाद बेस पे हम एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। वे ऑफ एडिंग एडिशनल यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दैट कैन बी फॉर आइडेंटिफाई मैनेजमेंट एंड ऑथराइजेशंस के लिए यूटिलाइज होता है। क्लेम जो है वो एक की वैल्यू पेयर होता है। की वैल्यू पेयर मतलब जैसे यूजर की ईमेल आईडी, यूजर का नाम, यूजर के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, एक यूजर को दूसरे से अलग करना है, उसको हम कई बार साथ साथ उसको क्या क्या परमिशंस है ये प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्लेम से ही पता चल जाता है। तो with user and can represent various attributes such as email, address, full name, role or any other custom data relevant to your application। तो यूजर की एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक यूजर है उसे एक रोल मिला हुआ है, बट उसी समय में उसे हमने कुछ एक्स्ट्रा छोटी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है तो वो हम डिफाइन कर सकते हैं। तो रोल क्लेम्स के लिए होती है। इसी फिर एक टेबल बनती है आपकी ASP.NET यूजर लॉगिन्स। यूजर लॉगिन्स टेबल होती है डेटाबेस में ही, हम अपनी वेब एप्लीकेशंस में थर्ड पार्टी लॉगिन भी कर सकते हैं, जैसे गूगल, फेसबुक, ट्विटर वगैरह के साथ। तो आप डेटाबेस में उनकी यूजर आईडी सेव करने की बजाय, वैलिडेशन की बजाय हम थर्ड पार्टी के पास भेज सकते हैं, वो ऑथेंटिकेट करेंगे। वहां पर अगर यूजर आईडी होगा तो हम उसे ऑथेंटिकेट करेंगे, जैसे हम विंडोज ऑथेंटिकेशन लेते हैं वैसे हम इनसे ले सकते हैं। तो लेकिन आपको कहीं सेव तो करना पड़ेगा ना कि ये यूजर आपका कौन ऑथेंटिकेट कर रहा है, तो उसके लिए भी आपको एक टेबल बनाकर दे रहा है। यहाँ आता है लॉगिन प्रोवाइडर, प्रोवाइडर की, प्रोवाइडर डिस्प्ले और यूजर आईडी, प्रोवाइडर डिस्प्ले नेम। इसके लिए आपको इन साइट्स पे जाकर, पहले गूगल वगैरह फ्री हुआ करता था, लेकिन अब किसी भी साइट पे ये फ्री अकाउंट्स नहीं है, ये सर्विसेज फ्री नहीं है। तो आपको गूगल, फेसबुक या ट्विटर जिस भी थर्ड पार्टी से काम करना है वहां पर जाकर एक डेवलपर अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। उसके लिए आपको पैसे चार्ज करने पड़ते हैं। फिर वहां पर जाकर हम अपनी साइट को रजिस्टर करते हैं तो वो आपको एक यूजर आईडी, एक प्रोवाइडर की और यूजर आईडी और एक प्रोवाइडर की प्रोवाइड करते हैं। तो वो हम यहाँ पर अपनी ऐप सेटिंग डॉट जेसन में उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और वहां से हम कॉल करते हैं। तो हम जब क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट फेसबुक पे ले जाएगा या ट्विटर, वहां लॉगिन करेंगे तो वहां से हो जाएगा। बहुत सारी साइट्स में एक काम देखा होगा। तो डेवलपर अकाउंट जो पेड वाला पार्ट है वो तो हम नहीं करेंगे, बट हम कहाँ तक वहां तक पहुंचेंगे कैसे और उसको कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे वो मैं आपको करवा दूंगी, बट अभी नहीं, थोड़ा बाद में। पहले अभी हम अभी मैं उस हिसाब से पढ़ा रही हूँ कि आपका वो जो एप्लीकेशन पूरी हो जाए, साथ साथ कोर्स भी कवर हो जाए।
तो पहले हम उसको पूरा कर रहे हैं। तो ये एक टेबल बनती है, इसके लिए हमें अलग से कुछ नहीं करना। फिर बनती है टोकन्स होती है, स्टोर टोकन फॉर यूजर दैट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस लाइक पासवर्ड रीसेट, ईमेल कंफर्मेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। बहुत सारी जगहों पर जैसे टू वे ऑथेंटिकेशन वगैरह होता है ना, कि आपका एक पासवर्ड ओटीपी जाता है या कुछ है, तो उसके लिए ये एक एक्स्ट्रा टेबल है। यूजर आईडी, नेम वैल्यू, की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करता है। फिर आती है क्लेम्स टेबल जो कि क्लेम्स स्टोर करती है। तो इतनी सारी टेबल बनती है। अभी हम जो यूज करेंगे, हम 3 टेबल यूज करेंगे, ASP.NET यूजर, ASP.NET रोल और ASP.NET यूजर रोल्स। पहले हम ASP.NET यूजर यूज करने जा रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें रजिस्टर करना है। तो अब आपको करना क्या है, आपकी टेबल्स तो क्रिएट हो गई, अब आपको उन टेबल में यूजर आईडी पासवर्ड स्टोर करने हैं। तो सबसे पहला काम हमें करना है, एक तो अगर पहले से यूजर, या तो आप जाके मैनुअली क्रिएट करो डेटाबेस में जाके यूजर आईडी पासवर्ड, बट वहां पासवर्ड हैश फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है, तो मैनुअल क्रिएट करने का मतलब नहीं है, हम अपनी एसपी एप्लीकेशन के थ्रू ही करेंगे। तो सबसे पहले हमें यूजर की वैल्यू ऐड करनी है, जिसको हम बोल सकते हैं रजिस्टर करना है, और रजिस्टर हो जाएगा तो हमें साइन इन करना है और साइन आउट करना है। तो अभी के आज हम ये पहला काम ये करते हैं। तो आपको करना क्या पड़ेगा, जनरली यूजर मैनेजर, इसके लिए हमें क्लास यूज होगी यूजर मैनेजर क्लास, यूजर की रजिस्टर, उसमें ऑलरेडी मेथड्स इंसर्ट वगैरह के मेथड्स बने हुए हैं, हमें सिर्फ उन्हें यूज करना है। तो वी हैव अ यूजर मैनेजर क्लास that provide methods for managing user in application. User manager is a generic class and works with an identity that must extend identity user. और अगर आप चाहो, आपको अपनी कस्टमाइज करनी है, तो आप एक और क्लास बना सकते हो जिसको आइडेंटिटी यूजर से इनहेरिट करोगे और उसे यहाँ पर हम पास कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बेसिक ही यूज कर रहे हैं, तो हम आइडेंटिटी यूजर टाइप का, तो आपको एक सर्विस क्रिएट करनी पड़ेगी इसकी, और इसकी डिपेंडेंसी जनरेट करनी पड़ेगी। तो डिपेंडेंसी आप कंस्ट्रक्टर के अंदर करते हो, तो वही हम कंस्ट्रक्टर के अंदर आपकी डिपेंडेंसी जनरेट करते हैं। और फिर इसके मेथड्स होते हैं बहुत सारे, जैसे क्रिएट, एसिंक, डिलीट, फाइंड बाय ईमेल, फाइंड बाय नेम, अपडेट, ऐड टू रोल, रिमूव फ्रॉम रोल, इज इन रोल, चेंज पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड, जनरेट पासवर्ड, कंफर्म ईमेल, बहुत सारे मेथड्स हैं। फिर लॉगिन के लिए हमें एक क्लास और यूज करनी होती है जो कि होती है साइन इन मैनेजर। इसके अंदर मेथड्स है जैसे कि एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन करना है, साइन इन साइन आउट मेथड है, पासवर्ड से साइन इन करना है तो पासवर्ड साइन इन यूज करते हैं, अगर एक्सटर्नल यूज करना है तो ऑथेंटिकेशन करके मेथड होता है, साइन आउट के लिए साइन आउट यूज करते हैं, तो हम साइन आउट यूज करेंगे। इसके लिए भी आपको वैसे ही डिपेंडेंसी जनरेट करनी पड़ती है और उसको यूटिलाइज करते हैं। तो हमने करना क्या है, अभी पहले रोल मैनेजर पे बाद में जाते हैं। तो आपने एक कंट्रोलर क्रिएट करना है, अलग कंट्रोलर, जो आपका कंट्रोलर है उससे अलग। ज्यादातर एप्लीकेशंस में आप देखोगे यूजर आईडी पासवर्ड के लिए जो कंट्रोलर होता है वो अकाउंट करके होता है, आप किसी भी नाम से कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हो। तो इन सारी चीजों के लिए अकाउंट और एडमिन करके कंट्रोलर्स बनते हैं, क्योंकि उनके नाम से ही पता है कि आप क्या करने जा रहे हो। तो हमने कहा ऐड, उन्होंने बोला ना यूजर्स बनाने हैं, तो आपको अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, तो हमने एक कंट्रोलर क्रिएट किया, किस नाम से, अकाउंट। प्रोसेस में ध्यान देंगे, कोड क्या लिख रहे हैं वो एक सिंपल सी बात है। अब इस कंट्रोलर के अंदर आपको एक तो आपका मॉडल यूज करना है, यूजिंग वो मॉडल क्लासेस अगर है तो यूज करें, यहाँ पर हमें यूज करना है यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट आइडेंटिटी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्रिएट करना है प्राइवेट यूजर मैनेजर, और इसको आपको पास करना है आइडेंटिटी यूजर, इट्स अ जेनरिक क्लास। तो हम अभी आइडेंटिटी मैनेजर यूज कर रहे हैं, तो आइडेंटिटी मैनेजर। ऐसे ही आप साइन इन मैनेजर क्रिएट कर सकते हो, और फिर आपको क्रिएट करनी पड़ेगी यहाँ पर पब्लिक अकाउंट कंट्रोलर, ठीक है। अब हमने बनाना है एक मेथड रजिस्टर करना है,
तो रजिस्टर करने के लिए, व्यू पास करने के लिए हमें मॉडल की जरूरत है। तो क्लास तो आपकी ऑलरेडी बनी हुई है, टेबल्स तो हमारी बनी हुई है, उसमें से जो डेटा चाहिए उतना ले लेते हैं। तो इसके लिए फायदा ये होगा कि आपको कोई स्कैफोल्ड नहीं करनी कि यहाँ पर मॉडल क्लास होने की जरूरत है। हमें वो डेटा ऑलरेडी है, हमें सिर्फ इंटरैक्ट करने के लिए व्यू मॉडल्स चाहिए। तो आप चाहो तो इसी मॉडल फोल्डर में बना सकते हो, नहीं तो आप राइट क्लिक करोगे यहाँ पर, क्योंकि व्यू मॉडल सिर्फ इंटरैक्शंस के लिए यूज होते हैं। तो हम एक नया फोल्डर बनाएंगे, क्योंकि आपको बोला जा रहा है, ज्यादातर जगहों पे बोला जाता है कि आप अलग अलग ऑर्गेनाइज करो डेटा को। तो हम व्यू मॉडल्स के लिए हमने एक नया फोल्डर बना लिया, व्यू मॉडल्स। ठीक है, व्यू मॉडल्स के अंदर हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे, कंट्रोलर क्लास। रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर व्यू मॉडल। ये सब ना स्टैंडर्ड चीजें हैं, इनमें ऐसे ही क्रिएट करना जाता है। अब अगर एक यूजर आपको रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है, तो आपको सबसे ज्यादा क्या चाहिए, उसका नाम, ईमेल, ज्यादातर जगहों पे ईमेल यूज करते हैं, और पासवर्ड। तो हमने मेथड बनाया पब्लिक स्ट्रिंग ईमेल या यूजर नेम कह सकते हो आप, यूजर नेम, और गेट सेट और पब्लिक पासवर्ड, एंड आप यहाँ पे कह दीजिए कि कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, इनके ऊपर हम एनोटेशंस ऐड करते हैं, यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन। ये आपको कुछ एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करेगा, जैसे यूजर नेम लिखना जरूरी है, तो रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड से क्या होगा, एम्प्टी डेटा इनपुट नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर भी हमने लगा दिया रिक्वायर्ड। आपको चाहिए कि जो 8 कैरेक्टर से कम नहीं हो, वैलिड पासवर्ड हो, वैलिडेशन तो ले गई, और डेटाबेस पासवर्ड जो है वो एक्सपोज नहीं हो, डॉट डॉट लिख कर है। तो इस पे हमने एक एनोटेशन ऐड किया, डेटा टाइप डॉट पासवर्ड। ठीक है, सेम डेटा टाइप डॉट पासवर्ड हमने यहाँ पर भी ऐड कर दिया, और इसके साथ इसमें हमने एक और लगा दिया कंपेयर। कंपेयर क्या करेगा, कंपेयर अपने आप से आपके वैलिडेशन सेट करेगा कि कंपेयर किसके साथ कंपेयर करना है, पासवर्ड के साथ। आप लेंथ पे भी लगा सकते हो, पासवर्ड 8 कैरेक्टर लॉन्ग चाहिए, ठीक है, ये सब भी लगा सकते हैं। तो अभी हम कंट्रोलर पे गए और मेथड रजिस्टर, अब गो टू व्यू, ऐड व्यू करते हैं, ऐड व्यू रेजर व्यू, अपने आप से शायद से ऐड होगा, हमें लिखना पड़ेगा। तो रजिस्टर नहीं, एम्प्टी ले लेते हैं अभी। तो तो रजिस्टर व्यू मॉडल जो हमने यूज किया था, उसको लेकर हमने एक इनपुट ईमेल, पासवर्ड और ये आपका यूजर आईडी बना लिया। तो जिस भी नाम से आपने बनाया होगा, इसको ईमेल ही करते हैं। और ईमेल है तो वैलिड ईमेल के लिए आप यहाँ पर लगा दो ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो @.com ये सारे आपको वैलिडेशंस मिल गए। ये हुआ हमारा रजिस्टर व्यू। रजिस्टर व्यू आप करोगे तो यानी कि अकाउंट्स कंट्रोलर में रजिस्टर व्यू जनरेट हो गया।
हेलो। हाँ, आप मुझे 1 घंटे बाद कॉल कर सकते हो, मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो हमने वो कॉपी किया था तो उसकी वजह से आ रही होगी। रजिस्टर व्यू मॉडल, अब व्यू मॉडल मैंने व्यू मॉडल के अंदर डाला है ना, मॉडल्स फोल्डर में तो डाला नहीं है। तो या तो आप यहाँ पूरा लिखो EF कोर, पूरा स्पेल पूरा यहाँ पर लिखना पड़ेगा, EF कोर .NET आइडेंटिटी डॉट व्यू मॉडल्स। आप यहाँ पे पूरा डॉट करके लिखोगे तो आपकी ये एरर्स रिजॉल्व होगी, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको जो आपका यूजिंग है इसको यहाँ से हटा देते हैं बार बार, क्योंकि हमें हर एक व्यू में ये प्रॉब्लम आने वाली है। रजिस्टर व्यू मॉडल को वो समझ नहीं रहा है, तो आप आपके व्यू स्टार्ट पे जाइए, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप इसमें क्या कर सकते हो, यहाँ पर व्यू इंपोर्ट्स, यहाँ पर आप @using ग्लोबल इंपोर्ट्स डाल दीजिए। तो एक प्रॉब्लम तो रिजॉल्व, और क्या प्रॉब्लम है, register.cshtml 12 एरर। लगता है कुछ अपडेट का प्रॉब्लम हुआ है विजुअल स्टूडियो में, फालतू के एरर्स शो करता रहता है। ग्रे क्यों है, क्या हो गया? अरे सब कुछ ग्रे क्यों है? ओह, यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। अभी तो कुछ किया भी नहीं है, अभी क्यों इतनी देर लगा रहे हैं, नहीं है। अभी तक कोड तो लिखा ही नहीं है, जस्ट एक फॉर्म बनाया है।
सिस्टम रीस्टार्ट कर देते हैं। इतना स्लो हो गया सिस्टम। एरर भी नहीं दे रहा और कुछ भी नहीं कर रहा। एक बार ना मैं सिस्टम रीस्टार्ट कर रही हूँ। हाँ, तुम लोग वापस लॉग इन कर लेना। अच्छा, अभी हमने आइडेंटिटी क्रिएट किया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि उसको पता नहीं चल रहा कि आइडेंटिटी यूजर क्या है या आइडेंटिटी रूल्स क्या है। तो ये सर्विसेज भी हमें रजिस्टर करनी पड़ेगी हमारे program.cs में जाके। जैसे हमने db context रजिस्टर किया है वैसे ये सर्विसेज भी हमें रजिस्टर करनी है। तो हमें एक लाइन program.cs में ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि हम इनको एज अ डिपेंडेंसी यूटिलाइज कर रहे हैं ना। जैसे डीबी कॉन्टेक्स्ट को यूज कर रहे हो वैसे आप इनको भी यूज करोगे। अगर हम कोई डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट तो हम आइडेंटिटी डीबी को यूज करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि आपको आइडेंटिटी यूजर एंड आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट तो आप यूटिलाइज कर ही रहे थे आइडेंटिटी फ्रेमवर्क कोर। तो ऐड आइडेंटिटी आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर और वहां पे बताना पड़ेगा कि हम क्या यूज कर रहे हैं। तो प्रोग्राम डॉट सोर्स में उसमें जाके हम डीबी कॉन्टेक्स्ट तो आप ऑप्शंस के लिए यूज कर ही रहे थे उससे पहले ऐड कर दो बिल्डर डॉट सर्विसेज। बहुत स्लो हो गया है सिस्टम।
डॉट ऐड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी जेनरिक है तो यहाँ पर आपको आइडेंटिटी यूजर एंड आइडेंटिटी रोल, और यहाँ पर भी हमें बताना है कि हम करने क्या वाले हैं, कौन सा डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट हमारा कहाँ है, डेटाबेस कहाँ पर यूज हो रहा है, हम इसके लिए एंटिटी फ्रेमवर्क कोर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐड आइडेंटिटी फ्रेमवर्क कोर, और यहाँ पर हमारा जो डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट फाइल का नाम था सेम। अगर आप दूसरा करोगे तो उस नाम से एक नया और डीबी कॉन्टेक्स्ट जुड़ेगा, तो हम अगर हम सेम कर रहे हैं तो सेम डीबी कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर भी यूटिलाइज करना है। आप क्लिक करते हैं, अब रजिस्टर चलेगा। मीटिंग में भी जाना है आज, क्लास जल्दी करेंगे। कि हमारा भी फॉर्म क्रिएट हुआ, अब आपको रजिस्टर करना है, तो रजिस्टर करने के लिए पोस्ट मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से अकाउंट क्रिएट हो गया, अब हमें एक बनाना है यहाँ पर अकाउंट कंट्रोलर, और इसका बनाना है http पोस्ट पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट रजिस्टर। यहाँ पर हमारा फॉर्म जो सॉल्व हो रहा है रजिस्टर व्यू मॉडल, ठीक है। अगर मॉडल स्टेट वैलिड है तो आप एक वेरिएबल यूजर क्रिएट करो इक्वल टू न्यू आइडेंटिटी यूजर। यहाँ पर यूजर का नाम ईमेल और डिस्प्ले हमें यहाँ पे क्रिएट किया, और फिर हम यहाँ पर यूज करेंगे यूजर मैनेजर डॉट क्रिएट एसिंक यूजर कॉमा मॉडल डॉट पासवर्ड। तो ये आपका क्या करेगा, एक यूजर क्रिएट कर देगा। ये क्रिएट एसिंक मेथड जो है वो क्रिएट कर देगा, नहीं तो हम यहाँ पर इसको बोल देते हैं रिटर्न व्यू। ठीक है, अगर आपका मॉडल स्टेट वैलिड नहीं है तो इट विल रिटर्न व्यू, मॉडल स्टेट वैलिड है तो यहाँ पर आपको कोई डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास नहीं कॉल करनी, ये वो सारा काम खुद से कर रहा है। यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ में आपके डिटेल्स को सेव कर देगा। दिस विल ऑलरेडी सेव योर स्टूडेंट कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या किया, आपका यूजर आईडी, ईमेल, और अगर आप चाहते हो कि यूजर सक्सेसफुल हुआ है नहीं हुआ है ये सेव करना चाहते हो तो आप रिजल्ट में डिफाइन कर अंदर को। ठीक है, यूजर क्रिएट करके हमें कहाँ जाना है, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन कर सकते हैं हम। यहाँ पर भी हम कि हमारा यूजर क्रिएट हो गया तो आप वापस से कहाँ चले जाइए, रिटर्न, तो यहाँ से रजिस्टर हो जाएगा। मैंने एक ईमेल पासवर्ड दे देते हैं यहाँ पर पासवर्ड वगैरह सारा वो वैलिडेशन फैसिलिटी सब कुछ देखता है। जैसे मैंने सिंपल ऐसे पासवर्ड डाल दिया तो लेगा नहीं, बोलेगा कि पॉलिसी मैच ले लिया तो नहीं चाहिए था। मॉडल स्टेट वैलिड भी बोला था, मैंने पासवर्ड लगाया था ना। स्टोर नहीं होना चाहिए था। देख लेते हैं हमारा डेटा सेव हुआ है कि नहीं हुआ है।
नहीं, एसिंक यूज किया था, अवेट यूज नहीं किया, दैट्स वाई कुछ दिक्कत हुई होगी, सेव नहीं हुआ होगा। हाँ बस आ रही हूँ, 2 नंबर में ना आती हूँ। इंटेलिजेंस भी गड़बड़ हो गई है, सब चीजें गड़बड़ हो गई है। नहीं, वो नाम गलत होगा टेबल का, एएसपी नेट यूजर्स होगी। अभी डेटा गया नहीं है, इसको मेरे को यहाँ पर अवेट यूज करना पड़ेगा। अवेट नहीं लगाया ना, तो अवेट लगाने की वजह से, और इसको ये जितना भी डेटाबेस से रिलेटेड काम है एसिंक करके क्रिएट करो, इसको आपको टास्क दो मिनट का काम है कि ज्यादा देर का है? अच्छा तो दो ना, एक बस आ रही, 2 मिनट दो, पहुंच ये लोग ना मानेंगे नहीं। मैं आती हूँ, तुम लोग 10 मिनट वेट करना, ठीक है? आके बताती हूँ। अगर हमारी ये इसमें कोई दिक्कत होती तो डेटाबेस टेबल ही नहीं बनती। तो बन रही है, यानी ऐप सेटिंग इज ओके। फिर कहाँ दिक्कत हो रही है? रजिस्टर व्यू भी ठीक है, फॉर्म मेथड पोस्ट। कॉल नहीं हो रहा क्या? अच्छा एक और काम करते हैं, इस पे लगाते हैं हम अकाउंट कंट्रोलर रजिस्टर पोस्ट, पता चल जाएगा। लिख लिया था, तो यहाँ पर डेटाबेस में आपका डेटा सेव हो गया। पासवर्ड हैश फॉर्मेट में स्टोर होता है,
तो आप डायरेक्टली डेटाबेस देख के पासवर्ड नहीं पता कर सकते, यूजर आईडी पासवर्ड्स आपको पता चल जाते हैं। तो यूजर हमारा रजिस्टर हो गया। अब रजिस्टर करने के बाद आपको इसको लॉगिन करना है कि वो लॉगिन कर पाए, मतलब यूजर आईडी और पासवर्ड जो हम एंटर करेंगे वो उस हिसाब से वहां पर लॉगिन कर सकता है। तो लॉगिन करने के लिए आपको एक और मेथड बनाना पड़ेगा। तो लॉगिन करते समय हम यूजर कंफर्म पासवर्ड थोड़ी पूछते हैं, तो आप व्यू मॉडल्स में जाओगे और एक और व्यू क्रिएट करोगे, ऐड, इसको बंद कर दोगे। पुराने वर्जन्स में इसमें ऑप्शन होते हैं स्कैफोल्ड करने के, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें स्कैफोल्ड होती है, कई बार हम सारा कुछ यूज नहीं करते हैं, इसलिए हम ये सारी चीजें भी मैनुअली कर रहे हैं। पुराने वर्जन्स में जब हम .NET फ्रेमवर्क करते थे ना, तो अगर आप क्रिएट करते समय ही हम आइडेंटिटी यूजर को इनकॉप कर लेते थे, तो वो पूरा बना के दे देता था। लेकिन फिर इसको यूज करने के लिए भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही कि इसमें है क्या, सारे मॉडल क्लासेस सब खुद से क्रिएट कर लेता है। तो अब हम लॉगिन क्रिएट कर रहे हैं, एक लॉगिन पेज। तो लॉगिन के लिए हम क्या क्या चीजें लेंगे, तो हमने इसको बना लिया लॉगिन व्यू मॉडल। यूजर से हम जो भी चीजें इनपुट लेना चाहते हैं, तो इसमें हम ले लेते हैं यूजर का नाम और ईमेल, सॉरी पासवर्ड। यहाँ 2 बार पासवर्ड रजिस्टर करते समय 2 बार लिखते हैं, यहाँ पर तो 2 बार लिखने की जरूरत है नहीं। और एक हम कुकीज वगैरह सेट करने के लिए एक बूलियन ऑप्शन रिमेंबर मी करके, या वो ले सकते हैं कि आपको पासवर्ड को सेव करना है नहीं करना है, दैट वी कैन डू। तो हम एक लॉगिन व्यू मॉडल क्रिएट करेंगे। लॉगिन व्यू मॉडल में भी रिक्वायर्ड ईमेल एड्रेस और एक बूलियन वेरिएबल क्रिएट कर लिया। तो EF कोड यहाँ पर हमने रिक्वायर्ड क्या है, ईमेल है, क्योंकि ईमेल से लॉगिन कर रहे हैं तो ईमेल और रिक्वायर्ड डाल दिया। पासवर्ड रिक्वायर्ड है, बिना उसके सबमिट होगा नहीं, एक रिमेंबर भी क्रिएट कर दिया। और अकाउंट कंट्रोलर में जाके 2 मेथड्स बनाए, एक ट्वीट और एक पोस्ट, पब्लिक एसिंक टास्क। तो रजिस्टर वाले ही आपको काम, सारी चीज़ें तो वही चाहिए, लेकिन यहाँ मॉडल हमारा जो होगा वो लॉगिन व्यू मॉडल, और हम करने जा रहे हैं, हम चेंजेस कर लेते हैं चाहे तो आप, क्योंकि ये नॉर्मल क्रिएट वाला तो है नहीं। यूजर लॉगिन, ईमेल ठीक है, पासवर्ड ठीक है, यहाँ पर हम बनाएंगे
ठीक है, तो व्यू तो क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, तो लॉगिन सब करते समय जो आपका मॉडल पास होगा उसमें यूजर आईडी और पासवर्ड होगा, उसको आपको चेक करना है कि वो यूजर आईडी और पासवर्ड ठीक है या नहीं है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आपको करना है साइन इन मैनेजर यूज होगा। अब यहाँ पर साइन इन मैनेजर के प्री डिफाइंड मेथड है, मेथड इज पासवर्ड साइन इन एसिंक। एसिंक इसलिए क्योंकि हम एसिंक्रोनसली मल्टीपल यूजर्स वहां पर काम कर रहे हैं तो उसमें काम करते हैं। इसमें हम मॉडल का ईमेल और पासवर्ड और रिमेंबर मी, और एक चौथा ऑप्शन होता है लॉकआउट ऑन फेलियर। लॉकआउट ऑन, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी यूज करो उसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं ऑलरेडी, वहां पर इतने सारे फील्ड है। आप ASP.NET यूजर्स को अगर चेक करोगे, अगर आप फुल फंक्शनैलिटी यूज करोगे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें लॉकआउट वगैरह भी होता है। लॉकआउट क्या होता है कि आपने 3 अगर ट्रू भेजोगे तो 3 गलत पासवर्ड में पासवर्ड को लॉक कर देगा, फिर उसके लिए अनलॉक करने के लिए भी आपको करना पड़ेगा, प्रोग्राम क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम सिंपल रख रहे हैं और हमने यहाँ पर इसको बोला कि लॉग इन कर देना है। ठीक है, तो रिजल्ट में सेव किया है, तो अगर ट्रू होगा, आईडी पासवर्ड होगा तो ये बूलियन है, ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स। तो हमने रिटर्न चेक कर लिया, अगर सब कुछ ठीक है तो लॉगिन कर देते हैं और इंडेक्स पे जाने देते हैं, नहीं तो हम एक एरर भेजेंगे। तो मॉडल स्टेट डॉट एड एरर स्ट्रिंग एम्प्टी, यहाँ पर हमने अपना यूजर इनवैलिड लॉगिन अटेम्प्ट, अगर यूजर आईडी पासवर्ड अलग है तो व्यू मॉडल पे प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हमें कोड एज इट इज यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो सिंपल लॉजिक है, आपको लॉगिन के पोस्ट पे आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है साइन इन मैनेजर। ये आपका हैंडल करेगा रीडायरेक्ट टू डिफॉल्ट पेज, ये आपका हैंडल करेगा अगर एरर है, और अगर मॉडल स्टेट ही मतलब आपने आईडी डाला पासवर्ड नहीं डाला तो वैसे ही वो आपको भेजने नहीं दे रहा है। तो हमने लॉगिन कर लिया। तो अब अगर हमारा इतना काम होता है तब हम आगे जाएंगे, इस लॉगिन को हमें यूज करना है। तो अभी हमने एक यूजर आईडी से बनाया है यहाँ पर A@123 और उसका पासवर्ड मैंने सेट किया था, तो वो रजिस्टर तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अब मैं कहती हूँ कि लॉगिन। ठीक है, तो अगर मैं ये कर रही हूँ, ओहो इसका वो क्लास हटानी पड़ेगी। तो आप रजिस्टर करते हो, तो अगर ये रीडायरेक्ट होता है मतलब हम लॉगिन कर पा रहे हैं। अब आपको आपकी एप्लीकेशन को यहाँ लिखना चाहिए ना, कुछ आ जाए, यहाँ मैसेज आ जाए, हेलो करके आ जाए। और अगर अब मेरे को चाहिए, लेट्स से होम पे क्लिक करने पे काम हो रहा है, प्राइवेसी पे क्लिक करने पे वो पासवर्ड पूछे, ऐसा चाहिए। अब इस लॉगिन को यूज करना, अब इसे यूज कैसे करोगे, तो अब हमारे प्रोग्राम में इतना काम है कि हमारे पास एक अकाउंट कंट्रोलर है जो कि आपको लॉगिन करने दे रहा है। इसमें से ये वाली क्लास हटा दो तो वो चेक बॉक्स बन जाएगा। तो इसे यूज करने के लिए लेट्स से होम पर आपको ये डिफाइन करना है कि होम पे जाने से पहले लॉगिन करने को बोले, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको इसके ऊपर अगर पूरे कंट्रोलर पे चाहिए तो यहाँ हम एक फिल्टर अप्लाई करते हैं, ऑथराइज। ठीक है, अब आप क्लिक करोगे ना, ये आपको अपने आप ही कहाँ ले जाएगा, रीडायरेक्ट करेगा लॉगिन पेज पे। तो अगर हम होम कर रहे हैं, ऑथराइज कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, अभी हम लॉगिन ऑलरेडी हो चुके हैं, हमने एक ही लॉगिन तो बनाया था। अब वो कुकीज में सेव करता है तो 20 मिनट्स के लिए सेव कर देता है। तो अब यानी कि हमें लॉग आउट भी चाहिए और वो भी चाहिए। हमने ऑलरेडी लॉगिन तो कर लिया, ऑथराइज यहाँ पर हमने लगा रखा है, अब हमें लॉग आउट चाहिए, रजिस्टर लॉगिन चाहिए, तो लॉग आउट भी चाहिए। तो आप चाहो, आपको लिंक्स देने पड़ेंगे लॉग आउट वगैरह के लिए। आप लेआउट पे जाइए और लेआउट पे सबसे पहले यहाँ ऊपर आपको यूज करना है यूजिंग आइडेंटिटी।
और एक पोस्ट मेथड ऐड कर दो, कहाँ पर जाने के लिए, आपके कोड में अकाउंट्स कंट्रोलर, वेयर इज आवर अकाउंट्स कंट्रोलर, अकाउंट लॉग आउट। यहाँ पर भी हम साइन इन मैनेजर हमारा साइन इन साइन आउट सेट करता है, ये आपका कुकीज को क्लियर कर देगा और आपको बाहर ले आएगा, एप्लीकेशन से बाहर आएगा। तो आप चाहो तो वापस लॉगिन पेज पे जा सकते हो, या फिर हम अभी इंडेक्स पे ले जाते हैं, तो इंडेक्स पे नहीं, हम एक्चुअली लॉगिन पेज पे जाना चाहिए, वो वैसे ही लेकर जाएगा। रीडायरेक्ट टू एक्शन, इंडेक्स की बजाय हम इसे वापस ले जाते हैं अकाउंट इंडेक्स लॉगिन। कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, लॉगिन और अकाउंट के पेज पे, ठीक है। तो मैं पहले लॉग आउट कर देती हूँ, तो अकाउंट लॉग आउट, ठीक है, लॉग आउट तो हो गया, मिल नहीं रहा होगा उसको। तो होम प्राइवेसी लॉग आउट इज नॉट वर्किंग, क्यों नहीं वर्किंग, लिंक क्या बन रहा है वो देखो। तो सही बना, अकाउंट पे ही लॉग आउट बना है, फिर क्या दिक्कत है। ये तो सही है, इसका मतलब यहाँ दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहीं और होगी, दिक्कत यहाँ पर होगी। साइन आउट इज, हम सेम अकाउंट कंट्रोलर पे है, तो लॉगिन साइन आउट मैनेजर होना चाहिए। पोस्ट लिखा है, लिखा है। कॉल ही नहीं कर रहा, इससे क्यों है। अकाउंट कंट्रोलर मेरा ठीक है, साइन इन मैनेजर भी ठीक है, साइन इन हो रहा था पर लॉगिन नहीं। बाकी लिंक भी चेक कर लेते हैं। तो सही काम कर रहा है। फिनिश कर।
नहीं वो ठीक है, इसका नाम स्पेलिंग लॉग आउट, यहाँ पर हमने लॉग आउट लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है, यही लिखा है कि नहीं लिखा है, सेम ही तो लिखा है, अकाउंट कंट्रोलर का नाम, और दिस इज लॉग आउट, इस पे एक्शन लॉग आउट, पोस्ट है ना, एक्शन बटन, यहाँ हमें फॉर्म चाहिए। नॉर्मल हाइपरलिंक जो है ना वो गेट रिक्वेस्ट पे जा रहा होगा, इसको बाद में आप उससे ठीक कर लेना, अभी ठीक है। फॉर्म पोस्ट नहीं होना, तो पोस्ट मेथड कॉल नहीं हो रहा था, तो लॉग आउट हो गया। अब अगर आपने होम पे क्लिक करने की कोशिश, मतलब अब हम होम प्राइवेसी चेक नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि लॉग आउट है, जब तक आप लॉग इन नहीं करोगे तब तक आप अंदर नहीं जा सकते, जब हम लॉग इन कर लेंगे तो इंडेक्स पेज आ गया, जैसे आप लॉग आउट करोगे तो नहीं जा सकते। अब अगर मैं चाहती हूँ कि इंडेक्स पेज देख सके बाकी सब नहीं देख सके, तो लॉग इन फंक्शनैलिटी आ गई। अब क्या करना है कि मेरे को चाहिए कि होम में से, अब होम में इंडेक्स या प्राइवेसी दो हैं, तो इंडेक्स को देख सकूं, प्राइवेसी के लिए मांग ले। ऐसे कितने भी मेथड्स हो सकते हैं, जैसे तुम्हारा स्टूडेंट कंट्रोलर बनाया, उसमें क्रूड एप्लीकेशन है, तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि यूजर जो है वो केवल अपना डेटा डिलीट का ऑप्शन उसको नहीं, तो चलो मान लिया कि हमने पोस्ट नहीं करने देना है, सिर्फ गेट देना है, तो हमने होम है, तो इस पे अगर मेरे को कहीं पर लॉगिन की जरूरत नहीं है तो वहां हम लिख देते हैं अलाउ एनोनिमस, तो इंडेक्स पेज ओपन हो जाएगा। बाकी पेजेस के लिए मतलब प्राइवेसी पे नहीं लगाया तो उस पे कंट्रोलर ऑथराइज मांग रहा है, ऑथराइज और अलाउ एनोनिमस ये ऑथराइजेशन फिल्टर्स होते हैं, लेकिन इसके लिए आपको नेक्स्ट पेज पर जाने की जरूरत पड़ती है। तो अब यहाँ पर अगर मैं होम पेज हमें शो हो रहा है, जबकि हम अभी हमने लॉगिन, अगर मैं लॉग आउट भी कर दूं तो होम देख सकते हैं, प्राइवेसी पे क्लिक करोगे वो अपने आप आपको मूव करके कहाँ ले जा रहा है, लॉगिन करने को बोल रहा है, तो लॉगिन किया, रजिस्टर कर लिया। अब ऐसे आप कंट्रोलर ऐड कर लीजिए और कंट्रोलर में गेट पोस्ट पुट सब कुछ कर लिया, तो कंट्रोलर को सिक्योर करना है, लॉगिन आपने बना रखा है, लॉगिन यूज कर सकते हैं। लेकिन हमने ये नहीं करना, हमने कहा क्या है कि हमें यूजर वाइज मल्टीपल यूजर क्रिएट करने, तो रजिस्टर कर दिया, एक और यूजर रजिस्टर करना है, ये फिर इसके लिए हमने कुछ कर दिया। तो मल्टीपल यूजर हैं, यूजर आप मल्टीपल यूजर से काम कर सकते हो, आप ए से भी काम कर सकते हो, बी से भी काम कर सकते हो, तो कौन सा यूजर लॉगिन है ये सब हमें दिखाना है यहाँ पर, है ना, कौन सा यूजर लॉगिन है, और अगर यूजर ऑलरेडी लॉगिन है तो लॉगिन स्टेप ना आए, तो ये सारा काम आप लेआउट पे करोगे। आपको लेआउट में जो भी आपका लेआउट है, लेआउट पे आप जाकर यहाँ पर, इसलिए हमें ऐड करना है ये आपका यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET आइडेंटिटी, और यहाँ पर हमें साइन इन मैनेजर भी यूज करना है, तो इन दोनों सर्विसेज को आपके एप्लीकेशन के लेआउट पे यहाँ पर ऐड करना है। एक तो आइडेंटिटी यूज करना है और एक इंजेक्ट करनी है आपको साइन इन मैनेजर आइडेंटिटी यूजर सर्विस, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, जहाँ पर आप मेन्यू डिस्प्ले कर रहे हो साइन इन मैनेजर वाला, यहाँ पर
हम चेक करेंगे इफ के थ्रू साइन इन मैनेजर के पास एक मेथड है इस साइंड इन। इस साइंड इन में अगर हम यूजर पास करते हैं तो वो बता देगा ट्रू और फॉल्स। अगर यूजर ने लॉग इन करा हुआ है तो क्या करना है, तो आप उसको एक मैसेज देना चाहते हो कि लॉग आउट और हेलो कुछ मैसेज देना चाहते हो, मतलब एक लेट्स से हमें केवल एक मैसेज डिस्प्ले करना है। अगर यूजर ऑलरेडी साइंड इन है तो एक हेलो का मैसेज आ जाए तो हमें अच्छा लगेगा, ऊपर लिख कर आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इफ जहां पर आप टेक्स्ट लिख रहे हो, अभी के लिए मैं हेलो यूएल और यहाँ पर यूजर एंटिटी खुद ही से डिफाइंड हो जाता है। रेजर सिंटैक्स यूज करेंगे तो हम लिखेंगे हेलो, और कौन किसको हेलो कर रहे हैं, तो एट द रेट यूजर डॉट यूजर नेम। यूजर से निकलेगा आइडेंटिटी एट द रेट, तो चलिए यही होगा आइडेंटिटी। फिर वही नहीं हो रहा, ऑन नहीं कर रहा, एट द रेट ले क्यों नहीं रहा। हाँ जी ठीक है। मुझे एक स्ट्रिंग जनरेट करनी थी तो थोड़ा सी शार्प यूज करनी पड़ेगी यहाँ पर। अब यहाँ क्या दिक्कत है, तो हेलो म्यूजिक। अब यहाँ पर मे भी हो सकता है कि आपका यूजर नल हो, अगर साइंड इन नहीं होगा तो इसलिए नल असर्शन ऑपरेटर हो सकता है। आइडेंटिटी में सेट ना हो तो भी नल असर्शन, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नलेबल के लिए क्वेश्चन मार्क सेट किया है। तो अब तुमको क्या होगा कि जब आप क्लिक करोगे और अगर यूजर लॉगिन है तो जो भी यूजर लॉगिन होगा वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये आपका, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ा, पहले एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ा तो मैंने थोड़ा सा सी शार्प यूज किया मैसेज में के साथ में, तो हेलो और उसका नाम लिख कर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं लॉगिन करती हूँ बी से, दूसरा वाला, तो वहां पर ऊपर जो भी यूजर होगा वो आ जाएगा। बी बनाया तो पता नहीं क्या दूसरा यूजर वही था। तो उसका नाम आ जाएगा, तो एटलीस्ट पता चल रहा है आपको कौन लॉगिन हो रहा है कौन लॉग आउट हो रहा है। अगर यूजर ऑलरेडी रजिस्टर है तो आपको ये रजिस्टर लॉगिन हो रहा है तो लॉगिन नहीं चाहिए, लॉग आउट चाहिए, लॉग आउट है तो लॉगिन चाहिए। तो यही इफ आप यहाँ पर भी डाल सकते थे जो मैंने यहाँ पर डाला था। आप इस इफ को ऊपर ले जाओ, साइन इन मैनेजर है, अगर लॉगिन है तो लॉग आउट दिखाओ, लॉग आउट है तो लॉगिन पेज दिखाओ, दैट यू कैन डू।
तो आपको पता चल जाएगा कौन सा यूजर लॉगिन हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप C# ये आपको इसके लिए, लेकिन आपको क्योंकि साइन इन मैनेजर आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पे भी सर्विस यूज कर रहे थे ना जब कंट्रोलर में सर्विस रजिस्टर करी थी, तो साइन इन मैनेजर ही तो यूज कर रहे थे। तो ऐसे इंडेक्स यूजर का लॉगिन वगैरह लॉग आउट देखने के लिए तो लेआउट में भी आपको ये सर्विस इंजेक्ट करनी पड़ती है साइन इन मैनेजर। तो उसको आपको साइन इन मैनेजर ऑलरेडी एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, उसी को मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ इस साइन इन। इससे आपको यूजर आइडेंटिटी से आपको नाम मिल रहा है, यूजर की आइडेंटिटी वहां से आपको नाम मिल रहा है, वहां से आप नाम चेक कर पा रहे हो तो यूजर डॉट आइडेंटिटी, और साइन इन मैनेजर से आप ये चेक कर पा रहे हो कि यूजर ऑलरेडी साइंड इन है या नहीं है। तो लॉगिन फंक्शनैलिटी ऐड हो गई। अब आपको चाहिए रोल्स, यूजर को रोल भी डालना है और डिफाइन करना है। अब रोल टेबल तो तुम्हारे पास पहले से है, तो डेटाबेस में जाके रोल ऐड करने की बजाय अगर मान लो आपको कुछ 1 या 2 रोल्स ऐड करने, जैसे एडमिन और यूजर तुम्हारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, और उसके साथ साथ एंटिटी फ्रेमवर्क का एक और पार्ट मैं बता रही हूँ जिसमें कि आपको डेटा इनिशियलाइज करना है। समटाइम हमें टेस्टिंग पर्पज से ही करना होता है, समटाइम कुछ डेटा ऐसा होता है कि अभी डोंट की उसको हमें यूजर से इनपुट नहीं लेना है, आगे काम करने के लिए चाहिए। तो कोड फर्स्ट अप्रोच के थ्रू आप डेटाबेस में डेटा सीड कर सकते हो। जैसे कि डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में हमारे पास पहले से डेटा होता है, उसको हम यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं, तो अब सब डेटा यू कैन सीड डेटा, उसको बोलते हैं सीडिंग, डेटाबेस इनिशियलाइजेशन और डेटाबेस सीडिंग। तो जैसे अगर हम तुम्हारा एग्जांपल ही ले लें तो उसमें था कि आपकी एप्लीकेशन एडमिन और यूजर रोल खुद से क्रिएट करना है और फिर हमें उन रोल्स को यूजर्स को असाइन करना है। तो उसके लिए आपको काम अकाउंट कंट्रोलर से काम नहीं चलेगा, आपको एक एडमिन पैनल क्रिएट करना पड़ेगा। एडमिन पैनल में हम क्या ऐड करेंगे, जो भी हमारा एडमिन है यूजर्स को, अब हर कोई, अब यूजर खुद को एडमिन थोड़ी बना लेगा, उसके लिए एक एडमिन होना चाहिए। तो वो एडमिन क्या करेगा, यूजर्स को एडमिन यूजर और व्हाटएवर जो भी रोल्स आप देना चाहते हो तो वो दे देगा। तो इसके लिए हमें कोड करना है। तो एक सिंपल तरीका यह है कि आप जाओ आपके डेटाबेस में, वहां पे रोल टेबल में रोल्स ऐड कर दो, लेकिन वो टेबल्स इतनी सिंपल नहीं है, उनमें डेटा कुछ अलग तरीके से सेव है, तो बेटर है कि हम प्रोग्राम के थ्रू ही करें। और दूसरा फिर हम वहीं पर जाकर जो हमारी दूसरी रिलेशनशिप वाली टेबल है उसमें यूजर आईडी और ये मैनुअली इंसर्ट करें। तो वहां पे एक तो आईडी आपकी टोटल नॉर्मल वे में नहीं स्टोर हो रही है, यहाँ देखो आईडी क्या है, वो एक GUI, तो इसको स्टोर करना भी मुश्किल है ना, तो प्रोग्राम के थ्रू करेंगे। तो प्रोग्राम के थ्रू करने के लिए डेटाबेस सीडिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक आपकी प्रोग्राम डॉट CS क्लास के अंदर 2 मेथड्स प्रोवाइड करेंगे। प्रोग्राम डॉट CS, ठीक है, प्रोग्राम डॉट CS में जाएंगे और प्रोग्राम डॉट CS में हम यहाँ पर 2 मेथड्स क्रिएट करेंगे। यूजर मैनेजमेंट को छोड़ दो, मैंने ना कल क्लास ले रही थी तो उसमें पढ़ाया था, वहीं से दिखा रही हूँ। वहां पर आपको एक मेथड बनाना है सीड रोल। ये आपका आप एक जैसे रजिस्टर यूजर बनाया वैसा भी एक मेथड बना सकते हो, बट वहां पर आपको एंट्री करनी पड़ेगी, बट आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, वो तो कर ही लोगे। उसमें रोल मैनेजर के अंदर क्रिएट रोल मेथड होता है, ठीक है। अभी हम आपको एडमिन और यूजर 2 रोल्स करके ऐड कर रहे हैं, तो क्योंकि हमें ये सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए। तो सीड रोल आप नाम कोई भी हो सकता है मेथड का। इस मेथड के अंदर हम पास करते हैं हमारी वेब एप्लीकेशन को। वेब एप्लीकेशन मतलब आपकी ये एक्चुअल एप्लीकेशन जो है उसका डेटा टाइप क्रिएट करते हैं, फिर हम इसका सर्विस स्कोप क्रिएट करते हैं। ये देखो सिंटैक्सेस आपके यही होंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है कि आप कहीं और कोई और कैसे प्रोग्राम लिखकर दिखा देगा, तो देयर इज नथिंग गोइंग टू बी चेंज। यूजिंग करके आपको यहाँ पे एक सर्विस स्कोप क्रिएट करना है, और इसको यहाँ से ले गए हैं क्या, तो सर्विस प्रोवाइडर। अब यहाँ पर आपको रोल भी चाहिए, आपको करना क्या है, पहले आपको रोल क्रिएट करना है और रोल क्रिएट करके एटलीस्ट एक यूजर को उसमें ऐड करना है, जिसको हम एडमिन बना देंगे, आगे का काम वो खुद हैंडल कर लेगा। जैसे ऐसे यूजर होता है आपके, उसमें एडमिन यूजर होता है, उसको सारी सब कुछ पता होता है, वो सब कुछ कर सकता है और आगे का काम वो करेगा। तो एक एडमिन तो चाहिए ही चाहिए ना,
तो आपको अपनी एप्लीकेशन में एक एडमिन बना के चलना पड़ेगा। तो मैनुअली एंटर करने के लिए हम यहाँ पर एक मेथड बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें पहले एक रोल मैनेजर चाहिए, यूजर मैनेजर चाहिए, जैसे आपने कंट्रोलर में किया था वैसे ही। अब यहाँ इतना आसान नहीं है, तो यहाँ थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ेगा। स्कोप, ये जो आपने स्कोप क्रिएट किया, इसका सर्विस प्रोवाइडर क्या है, गेट रिक्वायर्ड सर्विस, क्या सर्विस चाहिए हमें, रोल मैनेजर चाहिए। और ऐसे ही यूजर मैनेजर के लिए भी हमने सर्विस इंजेक्ट कर ली। अब इसके अंदर हमें चेक करना है क्रिएट रोल इफ नॉट एग्जिस्ट, एक मेथड है, मेथड क्रिएट करेंगे क्रिएट रोल इफ नॉट एग्जिस्ट। इसके लिए एक मेथड क्रिएट किया है, इसमें भी हम रोल मैनेजर और रोल का नाम सेंड करेंगे। ये पहले चेक करेगा रोल मैनेजर डॉट रोल एग्जिस्ट एसिंक, वो इसका प्री डिफाइंड मेथड है, वो डेटाबेस टेबल में सर्च करता है। अगर पहले से डेटाबेस होता है तो क्रिएट नहीं करेगा, नहीं तो क्रिएट कर देगा। हाँ नहीं, मुझे नहीं पता, मेरी क्लास में हूँ। क्या हुआ? यार उधर फोन कर लो, मैं अभी बिजी हूँ, मैं अभी करती हूँ 5 मिनट। तो रोल एग्जिस्ट इज इक्वल टू अवेट रोल मैनेजर क्रिएट करेंगे एंड रोल मैनेजर क्रिएट ए सिंक। तो अगर रोल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम क्रिएट कर देंगे, नहीं तो, क्योंकि एक ही चीज बार बार नहीं डालनी है, तो ये कमांड आपको यूज करना है, रोल मैनेजर डॉट रोल एग्जिस्ट ए सिंक। ये क्या करेगा, पहले तो हम एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस चेक करने के बाद अगर नहीं मिलता तो हम रोल एग्जिस्ट, तो 2 रोल्स, ये छोटा सा मेथड बनाया, इस मेथड को यहाँ यूज किया है, एक एडमिन और एक यूजर। ठीक है, यूजर क्रिएट रोल इफ नॉट एग्जिस्ट, रोल मैनेजर। ये काम आप डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते थे, बट अगेन वही बात आ जाती है कि हम एक ही चीज बार बार क्यों लिख रहे हैं, इसलिए हमने छोटा सा एक अलग से फंक्शन बनाया। ठीक है, क्योंकि आप जब प्रोग्राम बनाओगे और आप जब एक्चुअली स्टैंडर्ड वे में बनाते हो, आप सब कुछ एक साथ लिखेंगे तो सब लोग यही बोलेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जहां जहां मॉड्यूलैरिटी है, यू हैव टू ऐड द मॉड्यूलैरिटी। अब आप चाहो तो ये आपके ऊपर है, आप एग्जिस्टिंग यूजर को फिर से अगेन मैनुअली नहीं करना, तो हम एक यूजर भी क्रिएट करके चल रहे हैं, एक एडमिन यूजर करके बनाएंगे जिसका पासवर्ड हम 1 2 3 स्टार्टिंग में रख रहे हैं, आप आगे जाके उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो एक एडमिन यूजर बनाएंगे और उसको एडमिन रोल पहले से प्रोवाइड कर देंगे। तो इतना काम से आपकी एडमिन रोल बनेगा। तो हमने क्या किया, एक एडमिन यूजर क्रिएट किया, यूजर मैनेजर फाइंड बाय ईमेल पहले ही चेक कर लो अगर पहले से क्रिएटेड नहीं है, क्योंकि ये ना, ये प्रोग्राम ये हम डाल रहे हैं program.cs में, जब भी एप्लीकेशन को ओपन करोगे ये प्रोग्राम रन होगा, तो इसलिए हम हर बार हर चीज चेक कर रहे हैं, वरना ये बार बार डालता जाएगा। क्योंकि हम जब इंसर्ट करते हैं वो तो आईडी देखता है ना, रिकॉर्ड तो मल्टीप्लाई होते जाते हैं, आईडी ऑटो जनरेट हो रही है, तो इसलिए हम हर बार चेक कर रहे हैं, पहले से तो नहीं है, पहले से तो नहीं है, तो हम क्रिएट करेंगे। तो हमने सेम वे में क्रिएट कर लिया। अगर एडमिन नाम से कोई ईमेल आईडी नहीं है तो आप एडमिन यूजर क्रिएट कर लीजिए, आइडेंटिटी यूजर, यूजर का नाम admin@, जो भी आपको कोई भी जीमेल देनी है, व्हाटएवर देनी है, आपका जो डोमेन होता है उसको हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, admin 1 2 3 व्हाटएवर। तो हमने फॉर एग्जांपल admin@example.com डाल दिया। तो एक यूजर क्रिएट करेगा, यूजर क्रिएट, तो यूजर को क्रिएट कर दिया जैसे अभी हमने किया था, पहले हमने यूजर आईडी और पासवर्ड जो यूजर ने डाला था वो किया, और फिर अगर हो जाता है तो यूजर को रोल में ऐड कर दिया, ऐड टू रोल, तो ये एडमिन यूजर क्रिएट हो जाएगा। अब आगे का काम हम उसके थ्रू करेंगे, तो वो काम हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये काम आपने करना है, तो आपने क्या अब इन मेथड्स को कॉल कहाँ करोगे, तो एप्लीकेशन को रन करने से पहले, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन से पहले इस मेथड को आपको कॉल कर लेना है। तो आप सीड रोल करके कॉल करोगे तो यहाँ पर आपका यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी टेबल में वो दोनों डेटा क्रिएट हो जाएगा। अगर आप अपना यूजर आइडेंटिटी टेबल देखोगे वहां पे, तो आपको जो कल मैंने एग्जांपल दिया था वही वाला मैं अपडेट कर रही हूँ, उसी को चेक करना, उसमें ही है ये सारा चीजें। ठीक है, इसमें इवन मैंने अगला स्टेप भी किया ही हुआ है, बट अभी के लिए आप इसी को चेक करना, इतना पार्ट आपका आपकी एप्लीकेशन में हो रहा है, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम अगला काम करेंगे, हमें एक एडमिन पैनल क्रिएट करना है, एडमिन पैनल, फिर अगेन एक एडमिन कंट्रोलर, जिसमें हम एक मेथड बनाएंगे जहां पर हम लिख सकते हैं कि एक यूजर है, लिस्ट है यूजर्स की,
और हम उस यूजर को एक रोल प्रोवाइड करें, तो आपको मेथड बनाना पड़ेगा। तो इसको कनेक्ट करने के लिए काम करना वही क्रूड एप्लीकेशन है और कुछ नहीं करना, बट उनकी लिंकिंग है, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ क्योंकि प्री डिफाइंड क्लासेस है तो हमें उन्हें कॉल करना। और भी तरीके होते हैं बट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो ये बेस्ट तरीका है, इसको यूटिलाइज करेंगे। इसी क्लास को मैं क्या कर रही हूँ, अपडेट कर दे रही हूँ, तुम लोग देख लेना। हाँ अच्छा। कौन से मेट्रो स्टेशन के पास है? हाँ हाँ अभी मैं उधर बात कर लेती हूँ दीदी से, मैं कॉल कर रही हूँ। तुम कहाँ हो? ये ना अपडेटेड है ऑलरेडी, तो एक बार डाउनलोड करोगे तो आ जाएगा। तो एक बार अपने आप से ट्राई करना, अगर कहीं पर एरर आ रही है तो बताना, क्योंकि ये स्टेप्स हैं, आपको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। इसको थोड़ा बहुत आप मॉडिफाई अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो तुम लोगों ने पूरा असाइनमेंट की बात करोगे तो वो मैंने एक अलग टाइम लगता है ना उसको बनाने में, तो उसको पूरा मैं शेयर करूंगी तो टाइम लगेगा। एक यूजर मैनेजमेंट ये भी मैं शेयर कर देती हूँ, लेकिन इसमें सारा चीजें बनी हुई है, एडमिन पैनल पूरा बना हुआ है, ठीक है। पर इसको स्टेप बाय स्टेप हम एक अलग फाइल में करेंगे। इसमें सिर्फ एक काम नहीं रखा है, ट्रिगर्स नहीं अप्लाइड है, इसको मेरे को करना है। इसको मैं शेयर कर दूंगी। कमेंट क्यों नहीं हो रहा?